भागती दौड़ती दिल्ली कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। हर तरफ मचता शोर करता सांसों को कमजोर। धुआं पसरा है हर शाख पर, शाम हो या भोर। सुकून की तलाश में है हर शख्स यहाँ। जिंदगी का सफर चले तो कैसे, कोई तो बताए कहाँ। इसी शोरगुल में पेवस्त हैं चंद टुकड़े जमी के, जहां घास है, हरियाली है, पत्ती है, पशु पक्षी है, पानी है और साफ हवा भी। छुपा रखा है दिल्ली ने इसे बड़े चाव से। इसी मुकाम को चुनते हैं ये विदेशी परिंदे हर बरस अपना आशियां बनाने को। ये मेहमान हजारों मीलों का सफर तय कर यहाँ आते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। ये वेटलैंड्स इन तमाम दुर्लभ पक्षियों के पनाहगार बनते हैं। ये जो जंगल है ये पूरी धरती के लिए लंग्स का काम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस लिहाज से ये जो वेटलैंड्स हैं, ये वेटलैंड्स पूरी धरती के लिए किडनी का काम करते हैं। ये गंदे पानी को साफ करते हैं। इस लिहाज से इन वेटलैंड्स को बचाना निहायत ही जरूरी है। दुनिया भर में 87% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 1700 ईस्वी के बाद हुई थी। 1970 के बाद दुनिया के 35% वेटलैंड्स खत्म हो गए। भारत में 1/3 वेटलैंड्स बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की जद में आ गए। शहरों के आसपास सही वेस्ट मैनेजमेंट ना होने से कचरे के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे वेटलैंड्स के पाटे जाने का खतरा बना रहता है। वेटलैंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है जो हमें क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों में हेल्प करता है। मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है पूरे भारत में, वेटलैंड ऐसी जगह है जो कार्बन को पकड़ के रखता है। वेटलैंड्स जो हैं वो एक तरीके से हमको फ्लड से बचाती हैं और ऐसी इकोलॉजिकल सर्विसेज देती हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर की रिचार्ज, डाइल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, और ये एक तरीके से होम है लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स जो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वेटलैंड्स के लुप्त होने के कई कारण हैं, जैसे बढ़ता शहरीकरण, जलाशयों में गंदे पानी का प्रवाह, कृषि अपवाह, बांध निर्माण और कंक्रीट मलबे को वेटलैंड्स में डाला जाना। हमें पता है 5 लाख वेटलैंड्स हैं बड़े साइज़ के भारत में, और अभी सरकार ने एक नया वेटलैंड एटलस बनाया है इंडिया के लिए, जिसमें हमने देखा है कि वेटलैंड्स कुछ जगह में बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैन-मेड वेटलैंड्स जो हमने अपने लिए वेटलैंड्स बनाए हैं वो बढ़ रहे हैं, बट नेचुरल वेटलैंड्स जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। इसका कारण है जैसे कोस्टल एरियाज़ में जो वेटलैंड्स हैं, कोस्ट के पास वो सॉल्ट पैन्स बनते जा रहे हैं सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, नमक बनाने के लिए। दूसरी जगहों में खेती
घर बार, इंडस्ट्री वेटलैंड्स पे बनते हैं और बहुत जल्दी वेटलैंड से पानी निकाल लिया जाता है और वो पूरी जगह बदल जाती है। बहुत जल्दी ये हो सकता है, जो कि हमें रोकने की ज़रूरत है। दरअसल रामसर कन्वेंशन वेटलैंड संरक्षण का एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसे दुनिया भर के वेटलैंड्स को बचाने के उद्देश्य से 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में मूर्त रूप दिया गया था। यह संधि वेटलैंड्स के आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजक मूल्यों को मान्यता देती है। रामसर कन्वेंशन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं जो सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं, जिसमें तय व्यवस्था के माध्यम से वेटलैंड्स को सुरक्षित रखना, योजनाओं, नीतियों और कानून प्रबंधन कार्य एवं जागरूकता के प्रयास करना, वेटलैंड्स की सूची नामित कर रामसर सूची का प्रभावी प्रबंधन करना और ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साझा वेटलैंड सिस्टम, साझा प्रजातियां और विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करना शामिल है। इस कन्वेंशन के तहत आज विश्व भर में 2413 रामसर साइट्स हैं। भारत 1 फरवरी 1982 से रामसर कन्वेंशन का सदस्य देश है। दिसंबर 2020 तक भारत में 42 रामसर साइट्स थी, जो अब और बढ़ा दी गई हैं। ये साइट्स विभिन्न दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय है। भारतवर्ष में ये एक कंटिन्यूअस प्रयास रहा है कि हम लोग ये डिक्लेरेशन, इनका देखभाल इनका करते रहें। 10 से 12 हज़ार पक्षी जो हैं वो कभी भी इन जगहों पे दिख सकते हैं। माइग्रेशन के टाइम में कभी कभी 25,000 डक्स, गीज और अदर माइग्रेटरी बर्ड्स उसमें आते हैं। तो इसका मतलब है ये वैसी जगहें हैं जो नेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो नेचुरल जो सिस्टम्स हमारे हैं दुनिया भर में, वो एक तरीके से हर मौसम में एक इनका फ्लो होता है। तो ये जो बर्ड्स होती हैं समर टाइम में ब्रीडिंग करने के बाद जब वहाँ विंटर होता है तो हमारे पास वो आती हैं इंडिया में। उसका नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, CAF। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये कई वेटलैंड्स में ये इस्तेमाल होता है उनका रेस्ट करने का, खाने का, उनकी खुराक का। इनमें रामसर जो साइट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बड़े लेक्स हैं, बड़ी एरियाज़ हैं और इनमें ये जो माइग्रेशन को जो ये हेल्प करती हैं, जो दुनिया का वेब है एक तरीके से लाइफ का, जो शुरू हुआ था मनुष्यों से पहले, तो इस चीज़ों को हमें रोकना नहीं चाहिए और ये इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए ऐसी वेटलैंड्स इम्पोर्टेंट है और रामसर का इसमें महत्व है। तो पूरे देश में वेटलैंड्स को बचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए नेचर एंड यू की आज की इस कड़ी में बात करते हैं वेटलैंड्स की और माइग्रेटरी बर्ड्स की। आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दिल्ली के जिस वेटलैंड पर मौजूद हूँ, ये जगह 20 साल पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, यहाँ नमक से भरी हुई रेतीली ज़मीन थी और सिर्फ घास। लेकिन कुछ प्रकृति प्रेमियों की नेक सोच, बुलंद हौसले और प्रकृति के प्रति उनके जुड़ाव ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि ये जगह सुदूर देश से हजारों मीलों दूर से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हर वर्ष का ठिकाना बन चुका है। और तो और यहाँ रहने वाले बाशिंदों के लिए शोर गुल से दूर, प्रदूषण मुक्त प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने का एक बहाना भी। क्या आप जानते हैं कि कभी पूरी दिल्ली में वेटलैंड्स की बहुतायत थी, लेकिन बेतहाशा शहरीकरण के चलते ये धीरे धीरे खत्म होते गए। यमुना के किनारे बसे इस शहर में छोटे बड़े कुल मिलाकर 1040 तालाब हैं।
इसके साथ ही यमुना से जुड़ी कुछ ऐसी प्राकृतिक जल धाराएं भी हैं जो वेटलैंड्स के क्राइटेरिया को काफी हद तक पूरा करती हैं। इनमें ओखला बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ लेक, बसई वेटलैंड, संजय लेक, वेलकम झील, तिगरी खुर्द लेक, स्मृति वन वसंत कुंज, भलसवा लेक, हौज खास लेक मुख्य हैं। यह कुल मिलाकर 225 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों को संरक्षण देती हैं, जिनमें अधिकांश माइग्रेटरी हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने देश भर में फैले वेटलैंड्स का एक एटलस तैयार किया है जो बताता है कि दिल्ली में 2773 हेक्टेयर में वेटलैंड्स फैले हुए हैं। यह दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का महज 1.9% ही है। इसमें 1357 हेक्टेयर के नेचुरल वेटलैंड्स हैं और 1426 हेक्टेयर मानव निर्मित वेटलैंड्स हैं। एटलस के मुताबिक बीते एक दशक के दौरान दिल्ली में वेटलैंड्स का इलाका बढ़ा है। ऐसा ही एक वेटलैंड है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। आज दिल्ली के बीचों बीच बने इस वेटलैंड में एक इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो चुका है। यमुना नदी के पास मौजूद ये वेटलैंड अपनी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी के साथ यहाँ आने वाले लोगों को अचंभित करता है। इस पार्क को बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में डेवलप किया गया है। ये यमुना के बेसिन की फॉरेस्ट कम्युनिटीज की बात करता है, लेकिन कभी ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ आने वाले विदेशी मेहमान तो छोड़िए, यहाँ रहने वाले स्थानीय पक्षी भी यहाँ नहीं दिखाई देते थे। दरअसल इस जमीन में नमक की बहुतायत थी और हरियाली के नाम पर सिर्फ घास। फिर कुछ प्रकृति प्रेमियों ने यहाँ पानी की खोज की, जिसके बाद उनकी कोशिशें रंग लाई और यहाँ की तस्वीर बदल गई। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको जानना कि जब किसी भी जगह पे अगर एक सुंदर नज़ारा, एक सुंदर चीज़ बनानी हो जिसका रिश्ता आपके दिल से, दिमाग से और आपके बॉडी से हो, तो वो आसान नहीं होता। इस ज़मीन पे जब हम पहुँचे तो एक बंजर ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जिस पे जो भी पौधे थे वो पौधे नमकीन थे, मतलब मिट्टी ऊसर थी, नमक बहुत था, पीएच कहीं कहीं पे 9.8 था। इस पे ज़िंदगी को फिर से बसाना आसान तो नहीं था। शुरुआती दौर बहुत ही ख़राब रहा। जैसे ही हमने शुरुआत की, ख्वाब बड़े थे, उम्मीदें बहुत ऊंची रखी थी हमने, ड्रीम हमारा बहुत बड़ा था। जैसे शुरुआत की, हमारे ड्रीम बिल्कुल शैटर्ड हो गए। 10 दिन के अंदर जो हमने 200-250 पौधे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाए थे, वो सब मर गए। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा ड्रीम जो बनने से पहले ही ख़त्म हो गया। किताब कुछ नहीं कहता, आपको सीखना है। प्रकृति बताती है, विज्ञान का सहारा था, प्रकृति का नज़ारा था और विज्ञान का सहारा था, और हमने दोनों को साथ लिया। और ये वेटलैंड जो देख रहे हैं बना हुआ, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स थे जो बताते थे कभी यहाँ वेटलैंड था जो सिल्टेड हो गया, इसको डीसिल्ट किया, सिल्ट निकाले, माउंट बनाए, उस पर पौधे चलने लगे, यहाँ पानी आया, पक्षी आने लगे यूरोप, साइबेरिया, चाइना से। तो ये हमारे शुरुआत की कहानी है। आज यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की कई प्रजातियां हर वर्ष देखी जा सकती हैं। इनमें साइबेरियन डक, चाइनीज बर्ड्स जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इन पक्षियों के बारे में हमें डॉक्टर फयाज ने विस्तार से बताया। यहाँ अभी 30 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स, 30 प्रजाति से ज़्यादा की माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग बर्ड्स जो आती है वो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आती है। कुछ कहानी इस तरह से चलती है कि इनके घर में जो वेटलैंड है, रहने की जगह है, सर्दी में वो फ्रोज़न हो जाती है, तो उसके साथ ही इसका खाना भी फ्रोज़न हो जाता है। तो इनको जीना है, तो वो वर्ल्ड के इस हिस्से की तरफ वो माइग्रेट करते हैं, और ये एनुअल माइग्रेशन प्रोसेस है। रेड क्रेस्टेड पोचार्ड यहाँ आता है, वो सबसे खूबसूरत है। इनफैक्ट यमुना बायोस्फीयर पार्क रेड क्रेस्टेड पोचार्ड के लिए जाना जाता है। आप पेड़ के ऊपर बैठे इन बड़े बड़े काले पक्षियों को देख रहे हैं, ये हमारे चीनी भाई हैं। ये चीन से विंटर में आते हैं। वो फिश ईटिंग बर्ड हैं और इसको ग्रेट कॉर्मोरेंट कहते हैं।
पानी के अंदर दूर आप देखेंगे तो सिक की तरह, पिन की तरह ऐसा निकला हुआ टेल है, वो नॉर्दर्न पिन टेल है जो यूरोप से आता है। उस तरह ग्रे कलर का गैडवाल है, एक सफ़ेद आँखों वाला पोचार्ड है जिसको फेरुजिनस पोचार्ड कहते हैं। उसी तरह हरे सिर वाला आप देखें, उसके बीक स्पेचुलेट होते हैं ऐसे फैले हुए, वो नॉर्दर्न शॉबलर है। ये सारे यूरोप से आते हैं। तो इस तरह कोई 30 प्रजाति के पक्षी यहाँ आते हैं जो माइग्रेटरी हैं, और लगभग सब मिला के 200 प्रजाति के पक्षी यमुना बैरिस्टी पार्क में पाए जाते हैं। दरअसल ये माइग्रेटरी बर्ड्स इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिलियंस ऑफ बर्ड्स आते हैं हर साल भारत में, और ये अलग अलग किस्म के रोल इनके हैं। जैसे कि ये कीड़े भी खाते हैं तो ये कीटनाशक का काम करते हैं, और जैसे चिड़िया जो काम कर सकती है कीड़े को कंट्रोल करने में, ये कोई और प्रजाति नहीं कर सकती है। तो एक तो बात है कि ये पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे सबसे बड़े जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जगहें हैं वो प्रवासी पक्षी पे निर्धारित हैं। जैसे कि भरतपुर हुआ राजस्थान में, या उड़ीसा में चिलिका लेक, या आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक। पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पे माइग्रेशन देखने के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए। और तीसरी बात, अगर हम चिड़िया को बचाएं तो उनको बचाने का कार्य सिर्फ वेटलैंड्स और नेचुरल एरियाज से हो सकता है। तो हमारे कंजर्वेशन गोल्स के लिए भी इन जगहों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इनके लाइफ के लिए भी वो ज़रूरी है और हमारे लिए भी ये ज़रूरी है। ये हर साल यहाँ आते हैं। इन वेटलैंड में जो इनका डेफिकेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, उससे पौधे उगते हैं, और वो पौधे उन सारे डेफिकेशन से जो केमिकल डिपॉजिट हुआ उसको खा जाते हैं। अगले साल ये आते हैं, उन पौधों को खा जाते हैं। इस तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग वेटलैंड का निर्माण हुआ। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2020 में गांधीनगर में आयोजित सीओपी की 13वीं बैठक के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा था कि भारत सभी मध्य एशियाई फ्लाईवे रेंज देशों के सक्रिय सहयोग के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को एक नए प्रतिमान में ले जाने का इच्छुक है और मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अन्य देशों के लिए कार्य योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करने में उसे प्रसन्नता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है, ये बहुत ही फार रीचिंग एम्बिशियस स्टेटमेंट है, बहुत ही बिल्कुल सही वक्त पे कहा है, क्योंकि भारत बहुत इम्पोर्टेंट है इस फ्लाईवे के लिए, क्योंकि भारत के नीचे इंडियन ओशन है और सारी चिड़िया इंडियन ओशन को पार नहीं कर सकती। और अभी भारत में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस बनेगा, मतलब सारे देशों का कोऑर्डिनेटिंग काम, जो सारे देश हैं इस फ्लाईवे पे, जैसे कि सेंट्रल एशियन देश हैं और जो सारे नॉर्थ में जो नॉर्दर्न देश हैं, वो सारे उनका कोऑर्डिनेशन का काम भारत में होगा और इसके लिए काम चल रहा है। इसको मिला के इसके साथ भारत में कुछ वेटलैंड्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, जो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, उन पे संरक्षण का काम चल रहा है जो कि अगले भी कुछ सालों के लिए चलेगा। तो दोनों काम एक इंटरनेशनल स्तर पर कि एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस हो और लोकल स्तर पे, रीजनल स्तर पे वेटलैंड्स को बचाया जा रहा है। दरअसल किसी भी वेटलैंड में सुदूर देश से पक्षी खाना और सुरक्षा ढूंढते हुए चले आते हैं। ये वेटलैंड उसका अपवाद नहीं है। यहाँ पक्षी तो पक्षी, कई पशु भी इन इलाकों को अपना बसेरा बना लेते हैं। इनमें नीलगाय, जंगली सुअर आदि प्रमुख हैं। पर्यावरणविदों के मुताबिक किसी भी नदी को जिंदा रखने के लिए उसके बेसिन के वेटलैंड, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उस तंत्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेचुरल वाटर जो है, जो नेचुरल एरियाज, नेचुरल सिस्टम से बनता है, वो वहाँ पे पाया जाता है या फ्लो करता है या ग्लेशियर से आके फिर नदियाँ बनती हैं। ये हमारे फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सबटेरेनियन जो नीचे नदियाँ होती हैं उनका, ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जिसके ऊपर सारी हमारी ज़िंदगी, जानवर, कीटाणु, मनुष्य, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये जितना भी पानी है हमारे पास, ये नेचुरल सिस्टम से आता है।
तो एक तरीके से जहाँ पे अच्छा पानी का फ्लो है, जहाँ पे हमारे जंगल हैं, जहाँ हेड वाटर्स हैं, जहाँ पे उनका सोर्स है नदियों का, वो एक तरीके से हमारी लाइफ का सोर्स है। दिल्ली में एक्सट्रीम वेदर है, सर्दी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है। अगर वेटलैंड ना हो, आप ऐसा अनुमान लगाएं कि ये यमुना नदी यहाँ से चली जाए तो हमारा जीवन क्या होगा। हम शायद इतने पसीने में तरबतर होंगे कि जी नहीं पाएंगे। तो ये वेटलैंड हमें नमी देते हैं, और जितना ज़्यादा वेटलैंड हो उतनी नमी मिलती है। एक्सट्रीम वेदर के बफरिंग का काम करते हैं, कम करते हैं एक्सट्रीम वेदर को। और सबसे इंटरेस्टिंग है, बड़े शहरों में कार्बन का उत्सर्जन बहुत होता है, और ये वाटर बॉडीज़ उन कार्बन को अपने में समाहित करते हैं। इसके अंदर के पौधे अपने अंदर समाहित करते हैं और परमानेंट कार्बन को फिक्स कर लेते हैं। जब बात राजधानी दिल्ली की हो तो ये कहना बिल्कुल सही और सटीक होगा कि इन वेटलैंड्स ने लगातार प्रदूषित होती इस मेट्रो सिटी को सहारा दिया है और यहाँ की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ यमुना को और उसके ग्राउंड वाटर लेवल को संजीवनी भी दी है। तो वेटलैंड्स जो है एक तरीके से जैसे हमारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज हैं, जैसे हमारे हिमालय हैं, एक तरीके से जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उस तरीके से इनका महत्व उतना ही है जितना वो है सर। पानी का ज़ख़ीरा तो हर जगह होता है, लेकिन वेटलैंड हर जगह नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेइंग है, वाटर लॉक्ड एरिया ब्रिंग्स मलेरिया। बट लेकिन आप जब इस वेटलैंड को करीब से देखेंगे, मॉस्किटो लार्वी पाना बहुत मुश्किल होगा, न के बराबर होगा। उसकी वजह ऐसा नहीं है कि इसमें मैं केमिकल डाल रहा हूँ, सिर्फ वजह है हमने नेचुरल इकोसिस्टम को रिवाइव किया है। उसका मतलब ये है कि वो टिड्डी, वो व्हाट यू कॉल ड्रैगन फ्लाइज, जिसको हेलीकॉप्टर बचपन में कहते आए हम, इसमें पनपती है। इसमें जो वेजिटेशन इमर्ज हो रहे हैं उस पर एग लेइंग करती है, और उसके नियार्स वन ऑफ द स्टेज वोरेशियस फीडर मॉस्किटो के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पानी का सिर्फ ज़ख़ीरा होगा तो वाकई वो वायरलेंट स्ट्रेन बीमारियों के लाएगा, लेकिन अगर वो वेटलैंड इकोसिस्टम होगा तो वहाँ ये नज़ारा होगा जहाँ पक्षी होंगे, पौधे होंगे, मछली होंगे, कछुए होंगे, और वो कार्बन को डिपॉजिट करने का स्रोत होगा जो इंसानों को जीवन देगा। तो नेचर एंड यू में आज हमने जाना कितने ज़रूरी हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, कितने ज़रूरी हैं हमारे देश में वेटलैंड्स। सच में प्रकृति, पेड़, जंगल, पशु पक्षी, ये हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। कहते हैं हवाओं का रुख बदल सकता है, हवाओं का गुण बढ़ सकता है। एक पेड़ लगाकर तो देखिए, जीवन संवर सकता है। प्रकृति के ज़रा करीब आकर तो देखिए, कौन कहता है जीवन संभव है बिना प्रकृति के। एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाकर तो देखिए। और इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।